चलिए शुरू करते हैं आज की अपनी क्लास लेक्चर नंबर 04। जैसे कि हमने अभी तक क्लास 1, 2 और 3 जो कि हमारी थी बेसिक्स क्लास, इसमें मैंने आपका बेसिक क्लियर किया कि हम अगर जीएसटी पढ़ने जा रहे हैं तो हमें कुछ चीज़ें पहले मालूम होनी चाहिए कि पार्लियामेंट क्या होता है, लेजिस्लेटिव असेंबली क्या होता है, सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, प्रेसिडेंट, एक्ट, लो क्या होता है, सब चीज़ हमने क्लियर कर लिया। आई होप कि आपने उसका लेक्चर देख लिया होगा। अब हम शुरू करेंगे अपना जीएसटी का लेक्चर। जीएसटी शुरू करने से पहले हम ये जानेंगे कि जैसे मैंने आपको बताया था जीएसटी जो है वो इंडिया पर आया था 1 जुलाई 2017 से। तो क्या जीएसटी से पहले क्या कोई एक्ट या कुछ था? ये जीएसटी तो 2017 में आया, लेकिन जीएसटी आने से पहले क्या था हमारे पास और उसको हटा के जीएसटी क्यों लाया गया? तो ये बात करते हैं जीएसटी से पहले क्या था, यानी कि बिफोर जीएसटी कौन क्या एक्ट था या क्या लो थे, उसमें क्या दिक्कत थी, उसको हटा के हम जीएसटी क्यों लेकर आए। जैसे कि जीएसटी से पहले हमारे पास कई सारे एक्ट थे। जैसे कि मैं आपको एग्जांपल देता हूँ कि अगर आप मैन्युफैक्चरिंग करते थे, क्या करते थे आप? अगर आप मैन्युफैक्चरिंग करते थे तो आपके ऊपर लगता था एक्साइज ड्यूटी। क्या लगता था आपके ऊपर? एक्साइज ड्यूटी। जब भी आप कोई भी प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर करते थे तो आपके ऊपर क्या लगता था? एक्साइज ड्यूटी। फिर जब उसको आप मैन्युफैक्चर करने के बाद उसको सेल करते थे, उसको जब आप विद इन स्टेट सेल करते थे, विद इन स्टेट सेल करते थे, तो उसके ऊपर लग जाता था सेल्स टैक्स। क्या लग जाता था उसके ऊपर? सेल्स टैक्स। और जब जब आप उसको सेल करते थे एक स्टेट से दूसरे स्टेट में, तब उसके ऊपर क्या लगता था? उसके ऊपर लग जाता था सेंट्रल सेल्स टैक्स। क्या लग जाता था? सेंट्रल सेल्स टैक्स। और सेल्स टैक्स में एक और नाम से जानते थे, वैल्यू एडेड टैक्स के नाम से भी जानते थे। तो जीएसटी से पहले अगर आप मैन्युफैक्चरिंग करते तो आपके ऊपर लगता था एक्साइज ड्यूटी। सेल विद इन स्टेट तो सेल्स टैक्स, और सेल करते थे स्टेट टू यानी कि दूसरे स्टेट में, तो वहाँ पे लगता था सेंट्रल सेल्स टैक्स। और अगर आप सर्विस प्रोवाइडर थे, अगर आप सर्विस प्रोवाइडर थे, तब आपके ऊपर क्या लगता था? आपके ऊपर लगता था सर्विस टैक्स। सर्विस टैक्स। ये सर्विस टैक्स आपका कब आया था? 1994। कौन सी ईयर में आपका आया था सर्विस टैक्स? 1994, यानी कि 1 जुलाई 1994 से आपका जो सर्विस टैक्स वो एप्लीकेबल हुआ था। जैसा कि मैंने बताया आपको, इससे पहले जीएसटी से पहले ये सारे एक्ट लगते थे और भी बहुत सारे लगते थे। तो इसमें दिक्कत क्या थी? इसमें दिक्कत ये थी, मान लीजिए कोई प्रोडक्ट है, वो प्रोडक्ट है मान लीजिए 1000 रुपये का कोई चीज़। एक मैन्युफैक्चरर है, मैन्युफैक्चरर उसने एक प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर किया, उसकी प्राइस क्या है? 1000 रुपये। तो मान लीजिए इस पर क्या लग गया? इसके प्राइस है 1000 रुपये, तो इसके ऊपर क्या लग गया? मान लीजिए इस पे है एक्साइज ड्यूटी। मैन्युफैक्चर किया तो मान लीजिए एक्साइज ड्यूटी का रेट है 10%। 10% है एक्साइज ड्यूटी। तो यहाँ पे क्या होगा? ये 100 रुपये। ये कितना हो गया? 11। देखिए आपको ये सब बेसिक चीज़ें मैं बता रहा हूँ खाली, लेकिन ये आपके पेपर में नहीं, पेपर में आपके आएगा जीएसटी। ये खाली समझाने के लिए, अगर हमें पुरानी चीज़ें पता है कि क्या थी और उसमें क्या दिक्कत थी, तो इससे हम क्या होगा, जो जीएसटी उसको अच्छे से समझ पाएंगे कि ये दिक्कतें जीएसटी में नहीं, वो चीज़ें हटाएगी। फिर हमने इसको सेल किया और मान लीजिए कि इस पर सेल्स टैक्स भी जो है वो है 10%। तो
1100 का 10% यानी कि 110 रुपये। ये टोटल हो गया आपका 1210 रुपये। देखिए पुराने वाले में क्या दिक्कत थी, आइए आपको मैं एक एग्जांपल से समझाता हूँ कि क्या दिक्कत थी पुराने वाले टैक्स में। मान लीजिए एक मैन्युफैक्चरर है जिसने एक प्रोडक्ट प्रोड्यूस किया, मान लीजिए उसकी प्राइस है 1000 रुपये। तो जैसा मैंने आपको बताया, अगर वो कोई मैन्युफैक्चर करता है तो उसके ऊपर क्या लग जाता है, उसके ऊपर लग जाता है एक्साइज ड्यूटी। मान लीजिए एक्साइज ड्यूटी का जो रेट है वो है 10%। क्या है उसका? 10%। तो 1000 रुपये पे 10% कितना होगा? 100 रुपये। ये कितना हो गया? 1100 रुपये। फिर उसके बाद क्या होता था, उसके बाद होता था इसके ऊपर क्या लगता था, मान लीजिए विद इन स्टेट सेल है तो यहाँ पे क्या लगता है? सेल्स टैक्स। सेल्स टैक्स का भी रेट मान लेते हैं 10%। तो यानी कि 1100 का 10% 110 रुपये। ये टोटल हो गया आपका 1210 रुपये। तो इसमें आपको दिक्कत दिख रही है? आप बोलेंगे इसमें कहाँ पे दिक्कत है, तो आइए मैं आपको बताता हूँ कि होना ये चाहिए था। 1000 रुपये का प्रोड्यूस किया था, 10% अगर एक्साइज ड्यूटी था यहाँ पे तो ये होना चाहिए था 100 रुपये। फिर ये हो जाता 1100। फिर यहाँ पे था सेल्स टैक्स एट द रेट 10%। तो ये सेल्स टैक्स अगर 1000 रुपये पे लगता तो ये होता 100 रुपये और ये टोटल कितना हो जाता? 1200। लेकिन होता क्या था? होता था 1210। तो आप बोलेंगे 1200, ये 1210 कैसे आ रहा है? तो आप इसको देखेंगे तो इसमें आप टैक्स देखेंगे तो यहाँ पे जो 10% लगा वो 1000 के ऊपर लगा, लेकिन यहाँ पे जो 10% लगा वो 1000 पे ना लग के 1100 पे लगा। 1100 क्या है? 1000 रुपये प्रोडक्ट का प्राइस प्लस 100 रुपये एक्साइज ड्यूटी। ये क्या था? प्राइस। तो यहाँ पे इसका 100 रुपये और यहाँ पे इसका 10% 10 रुपये, यानी कि टोटल करेंगे तो 110। तो सेल्स टैक्स हमारा जो 10% लगता था, 10% लगता था जो सेल्स टैक्स हमारा, वो कहीं ना कहीं ये जो एक्साइज ड्यूटी, ये जो टैक्स इसके ऊपर भी लग जाता था। मतलब कि टैक्स के ऊपर भी कहीं ना कहीं 10 रुपये जो इसमें इंक्लूड है वो टैक्स के ऊपर टैक्स लग रहा है। जब भी टैक्स के ऊपर कोई टैक्स, टैक्स के ऊपर टैक्स लगता है, जब भी टैक्स के ऊपर टैक्स लगता है उसे डबल टैक्सेशन कहते हैं। क्या कहते हैं उसको? डबल टैक्सेशन। जैसे कि मैंने आपको बताया कि पहले क्या होता था, जो वैल्यू है उसमें एक्साइज ड्यूटी ऐड किया प्लस फिर टोटल वैल्यू पर ही सेल्स टैक्स लग जाता था। तो इससे क्या होता था, जो ये 100 रुपये इसमें इंक्लूड हो इसके ऊपर भी 10% लग गया, जबकि होना क्या चाहिए था? 1000 रुपये पे 10%, 1100, फिर इसके ऊपर 10%, 100 रुपये 1200 रुपये। लेकिन होता क्या था? 1100 प्लस 10%। तो इससे क्या होता था, जो 1000 रुपये है इसके ऊपर भी कहीं ना कहीं टैक्स लग जाता था, यानी कि टैक्स के ऊपर भी टैक्स। तो इससे वैल्यू क्या होती थी? ज़्यादा आती थी। तो इसको हम क्या बोलते हैं, जब भी टैक्स के ऊपर टैक्स लगता है तो उसे डबल टैक्सेशन कहते हैं। इससे क्या होती थी, जो वैल्यू थी वो इन्फ्लेट हो जाती थी। क्या हो जाती थी? इन्फ्लेट, यानी कि प्राइस उसका बढ़ जाता, इन्फ्लेट हो जाती थी। एक तो इसमें दिक्कत ये था, और दूसरा इसमें दिक्कत ये भी था, इसमें कई सारी प्रॉब्लम थे पहले। एक तो प्रॉब्लम ये हो गई, और एक प्रॉब्लम इसमें ये था, मान लीजिए कोई यूपी में सेल कर रहा है, यूपी में सेल कर रहा है तो उसको यूपी सेल्स टैक्स में रजिस्ट्रेशन लेना होता था। और मान लीजिए कोई पर्सन यूपी से मान लीजिए दिल्ली में सेल कर रहा है तो उसको दिल्ली में भी सेल्स टैक्स में रजिस्ट्रेशन लेना होता था। कोई मान लीजिए यूपी से पंजाब में
सेल कर रहा है तो उसको पंजाब में भी सेल्स टैक्स में रजिस्ट्रेशन लेना होता था। तो आप समझ सकते हैं, अगर एक मल्टीनेशनल कंपनी है, एक बहुत ही बड़ी मल्टी नेशनल कंपनी है, वो तो पूरे इंडिया में सेल्स करेगी, तो उसको हर एक स्टेट में, एवरी स्टेट में सेल्स टैक्स में रजिस्ट्रेशन लेना होता था। फिर एक तो बाहरी कंपनी, उसको ज़्यादा कुछ पता नहीं इंडिया के बारे में, फिर हर एक का रिटर्न मेंटेन करे, हर एक का टैक्स जा रहा है कि नहीं जा रहा है, टैक्स पेमेंट उसका रिकॉर्ड मेंटेन करे, हर एक उसका बुक्स मेंटेन करे, हर एक का कंप्लायंस मेंटेन करे। तो वो कुल मिला के वो खाली मेंटेनेंस एंड कंप्लायंस, एक कोई बड़ी कंपनी तो मेंटेनेंस और कंप्लायंस ही करती रह जाती थी। अगर वो यही सब करती रहेगी तो कोई भी बाहरी कंपनी इंडिया में नहीं आएगा, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे जो है वो कंप्लायंस और मेंटेनेंस करना पड़ता था। तो एक प्रॉब्लम ये भी थी। तो जीएसटी में वो वाली प्रॉब्लम भी हटाया गया, टैक्स पे टैक्स लगने वाला, और ये मेंटेनेंस वाला कंप्लायंस का भी हटाया गया। तो ऐसे बहुत सारी दिक्कतें थी पुराने टैक्स में, जिसमें से मैंने आपको दो चीज़ें बताई। तो इन सबको ध्यान में रखते हुए, प्लस आप नोट करेंगे एक सर्विस टैक्स भी पहले लगता था। अगर कोई सर्विस प्रोवाइड करता था तो 1 जुलाई 1994 से सर्विस टैक्स एप्लीकेबल हुआ। जब सर्विस टैक्स एप्लीकेबल हुआ तो ये किस पर लगता था? सर्विस प्रोवाइडर पर। किस पर लगता था? सर्विस प्रोवाइडर पर सर्विस टैक्स लगता था। आइए एक बार डिस्कस करते हैं सर्विस टैक्स के बारे में। जब सर्विस टैक्स जब 1994 1 जुलाई 1994 से जब ये एप्लीकेबल हुआ, जब भी पहले सर्विस पर सर्विस टैक्स नहीं लगता था, जब ये इंट्रोड्यूस किया सर्विस टैक्स, तो जब भी कोई नया टैक्स आता है, अगर वो जिसके ऊपर लगता है तो उसको हमेशा ऑब्जेक्शन होता है, लेकिन जिसके ऊपर नहीं लगता है, जैसे पहले कोई गुड्स सेल करता था तो उसके ऊपर क्या लगता था? एक्साइज सेल्स टैक्स या सेंट्रल सेल्स टैक्स, ये लगता था। लेकिन जो सर्विस प्रोवाइडर थे, इनके ऊपर कोई भी टैक्स नहीं लगता था। तो ये 1994 में जब इसको इंट्रोड्यूस किया तो इसको सबसे पहले 3 सर्विसेज पर लाया गया। किसके ऊपर लाया गया इसको? सबसे पहले इसको 3 सर्विसेज के ऊपर लाया गया। जैसे कि मैं आपको दिखाता हूँ कि अगर हम सर्च करते हैं सर्विस टैक्स का विकीपीडिया, सर्विस टैक्स लिवाइड बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ऑन सर्विस प्रोवाइडेड, किसके ऊपर लगता था? ऑन सर्विस प्रोवाइडेड। सर्विस रिसीव इन पर्सन मीट, इट वाज एन इनडायरेक्ट टैक्स। क्या था ये? जो जो हमारा सर्विस टैक्स था, सर्विस टैक्स क्या था? ये हमारा इनडायरेक्ट टैक्स था। क्या था? इनडायरेक्ट टैक्स। यानी कि अगर ये सर्विस टैक्स अगर इस पर्सन के ऊपर लगता है तो जब ये सर्विस देगा, मान लीजिए सर्विस की प्राइस है 100 रुपये, तो जब ये जो रिसिपियंट है, रेसिपिएंट, तो इससे ये टैक्स का यानी कि 10 रुपये, 110 रुपये चार्ज करेगा। ये क्या करेगा? इसको 110 रुपये देगा। पहले 100 रुपये देता था, कितना देगा? 110। और ये क्या करेगा? 100 रुपये अपने पास रखेगा और 10 रुपये ये एज अ सर्विस टैक्स के नाम से, सर्विस टैक्स के नाम से क्या करेगा? ये सर्विस टैक्स के नाम से गवर्नमेंट को पे कर देगा। तो ये क्या था? इनडायरेक्ट टैक्स। तो जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है कि सर्विस टैक्स क्या था? एक इनडायरेक्ट टैक्स था और ये 1994 में आया था। हिस्ट्री, आप इसके बारे में हिस्ट्री भी पढ़ सकते हैं। ठीक है,
देखिए जब 1994 में जब सर्विस टैक्स आया था तो ये पहले किसके ऊपर एप्लीकेबल, ओनली नंबर ऑफ सर्विसेज 3, ओनली 3 सर्विसेज पर ये एप्लीकेबल था, जिसमें कितने लोग आए थे 3943। अभी बात करते हैं 3 सर्विसेज कौन सी थी, तो इसमें कितने लोग कवर हुए थे 3943, लेकिन इससे पैसा कितना आया था 407 करोड़ रुपए। तो आइए इसको भी यहाँ पे नोट कर लेते हैं। 3 सर्विसेज थी जब ये 1994 में एप्लीकेबल हुआ, कितने अर्निंग हुई थी इसे 407 करोड़ रुपए, और इसमें कितने लोग आए थे 3943 लोग इसमें कवर हुए थे। तो और फिर आगे चल के जब धीरे 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 1999, 2001, 2007, 8, 10 यानी कि 2012-13 तक इससे इनकम कितनी होने लगी थी, इससे इनकम 1994 में था, और 2013 में इसमें टोटल कितनी सर्विसेज आ गई थी, ऑलमोस्ट सारी सर्विसेज आ गई थी नेगेटिव लिस्ट को छोड़ के, यानी कुछ सर्विसेज को हटा के ऑलमोस्ट सारी सर्विस, यानी कि मान लेते हैं हम यहाँ पे ऑल सर्विसेज कवर हो गई थी एक्सेप्ट जिनको नेगेटिव लिस्ट में डाल रखा था, यानी कुछ सर्विसेज होंगी जिनको जिनको वो हटा रखोगे, इनको छोड़ के बाकी ओनली सारी सर्विसेज पर, तो सारी सर्विसेज पर एप्लीकेबल हो गई। इनकम कितना हो गया 1,32,518 करोड़, 1,32,518 करोड़ रुपए, और कितने लोग कवर हो गए थे 17,12,000, और टोटल 17 लाख लोग इसमें कवर हो गए थे। देखिए जब सर्विस टैक्स आया 1994 में तो ये 3 सर्विसेज पर था, और धीरे धीरे करके ये बढ़ते बढ़ते पहले 3 सर्विसेज पर था, फिर 6, फिर 18, फिर 26, ऐसे करके बढ़ाते बढ़ाते इसको सारी सर्विसेज कवर कर लिया, और 2013 तक सारी सर्विसेज इसके अंदर कवर हो गई थी। और जहाँ 407 करोड़ रुपए इनकम होता था वहाँ 1,32,518 करोड़ रुपए सर्विस टैक्स से आने लगे थे, और जहाँ पहले 4,000 लोग यहाँ पे थे कवर, वहाँ पे 17 लाख लोग कवर हो गए थे। तो देखिए एक छोटा सा इनिशिएटिव था गवर्नमेंट की तरफ से सर्विस टैक्स, लेकिन धीरे 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 ये ज़्यादा लोगों को इसने कवर कर लिया, और सारी सर्विसेज इसने धीरे धीरे कवर कर लिया। तो आप देख सकते हैं कि इसका कितना ज़्यादा अमाउंट था गवर्नमेंट के रेवेन्यू में। अब आइए बात करते हो कौन सी 3 सर्विसेज थी जिस पर पहले सर्विस टैक्स आया था। देखिए आज के डेट में सर्विस टैक्स जो है अब नहीं है। सर्विस टैक्स के साथ साथ बहुत सारे जो टैक्स थे, जैसे कि आपका सर्विस टैक्स हो गया, आपका सेल्स टैक्स हो गया, आपका सेंट्रल सेल्स टैक्स हो गया, आपका एक्साइज ड्यूटी हो गया, ऐसे करके ऐसे कम से कम 9 सेंट्रल टैक्स, कितने 9 सेंट्रल टैक्स, और 8 स्टेट टैक्स, 8 स्टेट टैक्स ये क्या हो गए, ये हट गए, और ये क्या बन गए, ये सब बन गए जीएसटी। क्या बन गए जीएसटी, मतलब इन सबको हटा के, क्योंकि इतने सारे रजिस्ट्रेशन और इतने सारे बुक्स मेंटेन सबको हटा के क्या बना दिया एक जीएसटी। से बताया इसमें क्या प्रॉब्लम थी, टैक्स पे टैक्स लग रहा था, ठीक है, बहुत सारे रजिस्ट्रेशन करवाने पड़ते थे, भी पीछे बताया ना यहाँ पे टैक्स के ऊपर टैक्स लग रहा था, बहुत ज़्यादा रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ता था, बहुत ज़्यादा बुक्स मेंटेन करना पड़ता था, एमएनसी कंपनी नहीं आ पाती थी, क्योंकि मान लीजिए यूएसए है या कनाडा है तो वहाँ पे क्या था जीएसटी लग रहा था, ठीक, तो वहाँ पे एक ही रजिस्ट्रेशन, एक ही बुक्स मेंटेन, एक ही रिटर्न। तो जब वो वहाँ पे इतने अच्छे से काम कर रहे हैं तो वो इंडिया में क्यों आएंगे कि वो इतने सारे जो है लॉ टैक्स को फॉलो करें, एक्ट को, फिर इतने सारे रजिस्ट्रेशन बुक्स कंप्लाइंस, वो बिजनेस करें या बुक्स मेंटेन करें, इसलिए वो यहाँ पे नहीं आते थे। तो ये देखा गया कि इनको हटा के हमको कुछ ऐसा करना चाहिए कि वन नेशन वन टैक्स हो, तो जैसा कि वन नेशन वन टैक्स हो। तो पहले टैक्स में बहुत सारी प्रॉब्लम्स थी, जैसा कि सर्विस टैक्स आपका हट गया है, तो अब जब सर्विस टैक्स इन इंडिया फॉलो करेंगे तो यहाँ पर देखेंगे सीबीआईसी, ओल्ड सीबीआईसी, जब इस पर आप क्लिक करेंगे
सर्विस टैक्स ओवरव्यू, एक ओवरव्यू में चाहिए सर्विस टैक्स का। सर्विस टैक्स एट ए ग्लैंस, इसको हम डाउनलोड कर लेते हैं। ये आपके पेपर में नहीं आएगा, ये खाली एक समझने के लिए मैं आपको दिखा रहा हूँ यहाँ पे। अगर यहाँ पे आप पढ़ते हैं, ठीक है, तो इसको ऐसे कर लेते हैं हम लोग सबको पेपर। देखिए, द प्रोविजन ऑफ सर्विस टैक्स वॉज कम इन फोर्स विद इफेक्ट फ्रॉम 1 जुलाई 1994। जैसा कि यहाँ पे मैंने बताया था, ये कब से आया था आपका, 1 जुलाई 1994 से आया था। फिर आगे पढ़ते हैं, फाइनेंस एक्ट 1994, यानी कि ईयर 1994 में जो फाइनेंस एक्ट आया था उसके थ्रू ये इंट्रोड्यूस किया गया था। ये पूरे इंडिया पर लगता था एक्सेप्ट जम्मू एंड कश्मीर, ये पूरे इंडिया पर एप्लीकेबल था एक्सेप्ट जे एंड के। जैसे कि जम्मू एंड कश्मीर पहले स्टेट था, इसको एक स्पेशल स्टेटस, स्पेशल पावर था कि आपके ऊपर कोई भी एक्ट जो पार्लियामेंट बनाएगा वो एप्लीकेबल होगा कि नहीं, वो जब आप हाँ कहेंगे तभी होगा। ये कैसे आया था, एंट्री 97 ऑफ लिस्ट 1 ऑफ शेड्यूल 7 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। जैसे कि आपने बेसिक लेक्चर देख रखा होगा, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया आर्टिकल 245 बोलता है कि पार्लियामेंट और स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली आप लोग बना सकते हैं। इनकी लड़ाई न कि कौन किस मुद्दे पर लॉ बनाएगा, तो उसने आर्टिकल 246 बनाया और उसमें एक शेड्यूल 7 बनाया, इसमें लिस्ट 1, लिस्ट 2, लिस्ट 3 बनाया और मैटर को डिवाइड कर दिया पार्लियामेंट और स्टेट असेंबली में कि आप किस किस मुद्दे पर लॉ बनाओगे। तो जैसा कि लिस्ट 1 को यूनियन लिस्ट भी कहते हैं। यहाँ पे कितनी एंट्री थी टोटल, 97 क्या थी, रेजिडुअरी एंट्री, मतलब जो चीज़ें लिस्ट 2 और 3 में नहीं है उस मैटर पर लॉ पार्लियामेंट बना सकता है। तो इसने 7 शेड्यूल लिस्ट 1 एंट्री नंबर 97 को यूज़ करके जो है सर्विस टैक्स बनाया था, ठीक है। द सर्विस टैक्स बीइंग एन इनडायरेक्ट टैक्स, ये क्या था, इनडायरेक्ट टैक्स, और इसको कौन कंट्रोल करता था, सेंट्रल बोर्ड ऑफ एक्साइज एंड कस्टम। देखिए, एक डिपार्टमेंट है हमारा, मिनिस्ट्री है, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस। फिर इसमें फर्दर इसके 5 डिपार्टमेंट, कितने हैं, 5 डिपार्टमेंट। एक डिपार्टमेंट है अपना, एक डिपार्टमेंट का नाम है यहाँ पे डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू, क्या नाम है, डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू। फिर फर्दर इसके 2 हैं, CBDT, CBEC, जो अब क्या बन चुका है, CBIC। आप इसको ऐसे समझिए कि एक स्कूल है, इसमें 1 से लेके 12 तक क्लासेस हैं, तो हमने 1 से 4, 5 से 8 और 9 से 12, तो पूरे स्कूल का क्या है, एक प्रिंसिपल। फिर इसका मान लीजिए हमने एक वाइस प्रिंसिपल, एक इसका वाइस प्रिंसिपल, एक इसका वाइस प्रिंसिपल, और ये सब किसको रिपोर्ट करेंगे, प्रिंसिपल को। तो जहाँ अगर ये वाइस प्रिंसिपल ना होते तो पूरा एक प्रिंसिपल पूरे स्कूल को देखता, वहीं हमने क्या किया, वाइस प्रिंसिपल बना दिया ताकि अच्छे से देख रेख हो सके, अच्छे से कंट्रोल हो सके। तो उसी तरह मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस में 5 डिपार्टमेंट है, 1, 2, 3, 4, 5, ठीक उसी तरह। फिर यहाँ पे डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू में CBDT, CBEC, इसको क्या बोलते हैं, सेंट्रल बोर्ड ऑफ एक्साइज एंड कस्टम, क्या बोलते हैं, सेंट्रल बोर्ड ऑफ एक्साइज एंड कस्टम। इसकी फुल फॉर्म आप याद कर सकते हैं, पेपर में आ सकता है। तो पहले एक्साइज था और कस्टम भी था, कस्टम अभी भी है, कस्टम भी इनडायरेक्ट टैक्स है, ये आपके सीधे फाइनल सिलेबस में आपके यहाँ पे नहीं है। तो जैसे मैंने बताया एक्साइज, ये सारी जो है
टैक्स हटके, यानी कि 9 सेंट्रल के और 8 स्टेट के बताते हैं कौन से टैक्स हैं। तो ये सब हटके, यानी कि एक्साइज ड्यूटी हट चुका है अब। तो ये एक्साइज हट चुका है, तो ये क्या बन चुका है अब, ये बन चुका है सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्स एंड कस्टम्स। तो जो CBEC था पहले, वो क्या इसको एडमिनिस्ट यानी कंट्रोल करता था। ठीक है, तो इसके बारे में कुछ बातें लिखी, इतनी इनकम कहाँ से आया, कैसे आया। ठीक है, तो हमने आपको राइट, तो मैंने आपको सारी चीज़ें यहाँ पे सर्विस टैक्स के बारे में एक बेसिक नॉलेज आपको दे दिया। कब रजिस्ट्रेशन करवाना था, क्या लिमिट होती थी, कौन से फॉर्म्स मेंटेन करने, कैसे सर्विस टैक्स का पेमेंट होगा, क्या डेट होगी, रिकॉर्ड कौन से मेंटेन करने, रिटर्न कौन से करना है। तो ये अब नहीं है, ये पहले होता। कोई रिफंड लेना है या कुछ करना है तो उसका कैसे होता था, तो ये सब पहले होता था। तो आई होप आपको पता लग गया होगा कि पहले क्या टैक्स थे और उसमें क्या क्या इनकम थी, कैसे गवर्नमेंट इनकम अर्न करती थी, कौन सी वाली सर्विस टैक्स में आई थी, उसमें क्या प्रॉब्लम्स थी। तो ये 9 और 8 सेंट्रल टैक्स हटकर क्या आए थे, GST हमारा बना था, ताकि बड़ी बड़ी कंपनी यहाँ पे आए, उनको एक ही रिकॉर्ड मेंटेन करना पड़े, एक ही बुक मेंटेन करना पड़े, एक ही रजिस्ट्रेशन से पूरे इंडिया में अपना सर्विस या सेल्स कर सकें। वन नेशन वन टैक्स का हमारा जो मोटो था वो GST ने पूरा किया। अब आइए बात करते हैं, पहले इसको आप नोट करना चाहें तो इसको आप नोट कर सकते हैं, इसको आप यहाँ तक नोट कर लीजिए इस पेज को, फिर हम आगे चलते हैं। इसका आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, इसको आप पॉज कर लीजिए और इसको आप नोट कर लीजिए कि पहले GST से क्या लगता था। जैसे मैन्युफैक्चरिंग, ये क्या थे, इवेंट थे। क्या थे ये, इवेंट। तो हर एक टैक्स का अपना एक इवेंट होता है। ठीक है, कि वो कब लगेगा, जैसे एक्साइज लगता था मैन्युफैक्चरिंग पर, सेल्स लगता था सेल्स टैक्स सेल पर विद इन स्टेट पर, स्टेट टू स्टेट पर क्या लगता था, सेंट्रल सेल्स टैक्स। तो इनका इवेंट था। सर्विस टैक्स कब लगता था, जब आप सर्विस देते थे। तो जब आप सर्विस देंगे, सर्विस क्या, इवेंट, तो आपके ऊपर सर्विस टैक्स लग जाएगा, जो 1994 से एप्लीकेबल हुआ था। तो हर एक एक्ट का अपना एक टैक्सेबल इवेंट होता है कि वो कब उसके ऊपर वो लग जाएगा। ये नीचे इसको आप मन नोट कीजिए, ये एग्जांपल मैंने यहाँ पे करवाया, इसको आप नोट कीजिए। इसको भी आप पॉज कर लीजिए और नोट कर लीजिए। फिर आप यहाँ इसको भी नोट कर लीजिए। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। कोई भी आपको डाउट हो किसी भी पॉइंट पर तो आप कमेंट कर सकते हैं। इसको भी आप पॉज कर लीजिए। पॉज कर लिया आपने। यहाँ इसको भी नोट कर लीजिए। पॉज कर लिया आपने। भाई ये इस पेज को भी आप नोट कर लीजिए। पॉज कर लिया आपने, नोट कर लीजिए और फिर आप लास्ट में इस पेज को भी आप पूरा नोट कर लीजिए पॉज करके। अब आइए चलते हैं कि GST के बारे में समझते हैं अच्छे से, कि कौन से टैक्स हटा के GST आया, कौन कौन से टैक्स को सब्स्यूम करके GST बनाया गया, GST कौन लेकर आया,
जीएसटी लाने की पावर कहाँ से मिली, लिस्ट 1 से, लिस्ट 2 से या लिस्ट 3 से। जैसे कि हमने बात किया बहुत सारी प्रॉब्लम्स थी पुराने टैक्स में, तो उन टैक्स को हटाकर, उन सारे टैक्स को हटाकर क्या लाया गया, जीएसटी लाया गया। तो ये कौन से एक्ट को हटा के जीएसटी लाया गया, जब अपनी बुक्स खोलेंगे, ठीक है, तो जो हमारा ये आपका चैप्टर नंबर 1 है, ऊपर जाएंगे तो आपका चैप्टर नंबर, आप अपनी बुक्स अपने साथ रखिए, अपनी बुक से पढ़िए, बुक से ही पढ़ेंगे। जो चैप्टर 1 आपका जीएसटी इन इंडिया एंड इंट्रोडक्शन, देखिए हर एक के बारे में पढ़ेंगे, एक एक पॉइंट के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। तो इस पर आप नीचे आएंगे, यहाँ पे पेज नंबर 25 पे, पेज नंबर 25 पे, तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, यहाँ पे आप पढ़ेंगे टैक्सेस पर सब्स्टिट्यूट इन जीएसटी, वो कौन से टैक्स है जिसको हटा करके जीएसटी लाया गया। तो आप यहाँ पे देखेंगे, तो मैं आपको बता देता हूँ, टोटल 9 सेंट्रल टैक्स और 8 स्टेट टैक्स को हटा करके क्या लाया गया, जीएसटी लाया गया। तो कौन कौन से टैक्स हैं उसके बारे में बात करते हैं। तो यहाँ पे आप देखेंगे, तो आप यहाँ पे काउंट करेंगे, तो 1 2 3 4 5 6। सर आपने तो यहाँ पे गलत लिख दिया, 9 लिख दिया जी, नहीं, देखिए यहाँ पे इसको सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी, एडिशनल एक्साइज ड्यूटी, ये 2 हैं, इन्होंने इनको 1 लिख दिया। तो 1 2 2 3 3 4 5 6 7 8 9, तो कितने हो गए, 9। कौन से सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी, एडिशनल एक्साइज ड्यूटी, सर्विस टैक्स, एक्साइज ड्यूटी अंडर मेडिसिनल एंड टॉयलेट प्रिपरेशन एक्ट 1955, CVD यानी काउंटर वेलिंग ड्यूटी एंड स्पेशल काउंटर वेलिंग ड्यूटी, सेंट्रल सेल्स टैक्स, सेंट्रल सरचार्ज और सेस। इन 9 सेंट्रल टैक्स से हटाएंगे, और ये 8 स्टेट टैक्स, कितने, 1 2 3 4 5 6 7। सर आपने यहाँ पे 8 लिखा है, तो यहाँ पे एक क्या मिसिंग है, आप यहाँ पे नोट कर लेना, ऑक्ट्रॉय, OCTROI। तो यहाँ पे अब इसको काउंट करेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 1 8। तो इन 8 स्टेट टैक्स को हटा के क्या लाया गया, जीएसटी। काउंटर वेलिंग ड्यूटी को हम एक और नाम से जानते हैं, एडिशनल कस्टम ड्यूटी, ऑल्सो नाउन एज काउंटर वेलिंग ड्यूटी, स्पेशल एडिशनल ड्यूटी ऑफ कस्टम, यानी कि काउंटर वेलिंग ड्यूटी को हम एडिशनल कस्टम ड्यूटी के नाम से भी जानते हैं। तो यहाँ पे जो लिखा हुआ है ये काउंटर वेलिंग ड्यूटी को एडिशनल कस्टम ड्यूटी के नाम से भी जानते हैं। CVD की फुल फॉर्म अगर आप नोट करना चाहें तो यहाँ से आप नोट कर सकते हैं, काउंटर वेलिंग ड्यूटी, CVD। तो ऐसे करके इसको हटा देते हैं। तो ऐसे 9 सेंट्रल टैक्स और 8 स्टेट टैक्स को हटा करके क्या लाया गया, जीएसटी। देखिए इन सबको मार के, इन सबको हटा के क्या लाया गया, एक जीएसटी कॉन्सेप्ट लाया गया। तो पहले क्या होता था, इसका पैसा जाता था सेंट्रल गवर्नमेंट को, इन सब का पैसा किसको जाता था, स्टेट गवर्नमेंट को। तो मान लीजिए जब जीएसटी आया, तो जीएसटी जब लाने की बात हो रही थी, तो जीएसटी किस लिस्ट से आया, लिस्ट 1 से या लिस्ट 2 से या लिस्ट 3 से। देखिए लिस्ट 2 में ऐसा जीएसटी जैसा कोई भी मैटर नहीं था, लिस्ट 2 में कोई भी जीएसटी जैसा मैटर नहीं था, और लिस्ट 3 में भी जीएसटी जैसा कोई भी मैटर नहीं था। यहाँ पे 97 एक एंट्री थी, लास्ट एंट्री जो थी
रेजिडुअरी एंट्री, जिसको यूज़ करके अगर जो बातें यहाँ नहीं लिखी उस पर पार्लियामेंट लॉ बना सकता है। क्या है? पार्लियामेंट लॉ बना सकता है। जैसे कि बताया कि जो मैटर यहाँ पे नहीं उसके ऊपर पार्लियामेंट लॉ बना सकता है। लेकिन जैसे कि इन नोट टैक्स का पैसा सेंट्रल गवर्नमेंट को जाता था, इस आर्ट टैक्स का पैसा स्टेट गवर्नमेंट को जाता था। तो मान लीजिए अगर हम लिस्ट 1 का 97 एंट्री यूज़ करके अगर हम जीएसटी के ऊपर एक्ट बना देते हैं, जीएसटी के ऊपर हमने कोई पार्लियामेंट ने एक्ट बना दिया, तो ये एक्ट किसने बनाया? पार्लियामेंट ने। पार्लियामेंट। तो यहाँ पे क्या होगा? तो मान लीजिए जैसे पार्लियामेंट ने कोई लॉ बनाया कि कोई 100 रुपये का अगर रेवेन्यू होगा इनडायरेक्ट टैक्स से, तो इसमें मान लीजिए 50 आप रख लेना सेंट्रल गवर्नमेंट, 50 स्टेट गवर्नमेंट आप रख लेना। तो बात बताइए कि जब यहाँ पे इनका पहले सही चल रहा है, इनका पैसा इनको जा रहा है, इनका पैसा इनको जा रहा है, ये इनके पैसे नहीं ले सकते, ये इनके पैसे नहीं ले सकते, सब कुछ आराम से चल रहा है, तो क्या आपको लगता है कि सारी स्टेट ये एक्ट बनाएंगी पार्लियामेंट को कि पार्लियामेंट आप बनाइए, हाँ पैसे होगा वो हम ऐसे ऐसे 50-50 कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। जो पैसा दिल्ली से आएगा उसका 50 आप रख लेना, 50 दिल्ली रख लेगा। जो पंजाब से पैसा आएगा उसका 50 आप रख लेना, 50 पंजाब रख लेगा। क्यों नहीं रखेंगे? क्योंकि यहाँ पे पार्लियामेंट है। यहाँ पे तो पार्लियामेंट अगर कोई जीएसटी एक्ट बनाया पार्लियामेंट ने, कंट्रोल कौन करेगा? सेंट्रल गवर्नमेंट। क्या मोदी जी कभी भी कोई भी प्रोविज़न चेंज करना चाहे एक्ट का, कोई भी प्रोविज़न चेंज करना चाहे एक्ट का, तो क्या वो वहाँ पे लोकसभा राज्यसभा पास करा के एक्ट को चेंज कर सकते हैं? जी हाँ, कर सकते हैं। तो मान लीजिए कोई बनाया, उनकी सहमति थी और बाद में चल के उन्होंने कोई चेंज कर दिया, लोकसभा राज्यसभा पास करके इसमें कोई प्रोविज़न जो है इसमें अमेंड कर दिया, तो क्या दिक्कत नहीं होगा? दिक्कत होगा, स्टेट को दिक्कत होगा। तो इसलिए जो जीएसटी बनाने की जीएसटी जो बना उसके बनाने की पावर पार्लियामेंट के पास नहीं थी। जो जीएसटी एक्ट है उसको बनाने की पावर पार्लियामेंट के पास नहीं थी। और जीएसटी एक्ट लिस्ट 1 जीएसटी एक्ट लिस्ट 1 से नहीं बना है। वो जीएसटी एक्ट जो है वो लिस्ट 1 से नहीं बना, क्योंकि पार्लियामेंट के पास यहाँ पे स्पेशल पावर हो जाती है। ठीक है, अगर वो एक्ट बनाता है यहाँ पे स्टेट का नहीं चलता। स्टेट लिस्ट 2 में तो था ही नहीं, लिस्ट 3 में भी नहीं था। अगर लिस्ट 3 में अगर बनाते तो भी पार्लियामेंट का ही यहाँ पे पार्लियामेंट को सुप्रीम बताया गया है। यहाँ पे क्या बताया गया है? सुप्रीम। तो स्टेट क्यों चाहेगा कि जो ढंग से चल रहा है कोई भी काम तो उसमें इनके पावर मिल जाए, और फिर कोई भी काम हो स्टेट गवर्नमेंट के पास जाए हाथ जोड़ के, सर ऐसा कीजिए, सर वैसा कीजिए। क्यों ऐसा कोई करेगा? उसका अपना अपना सही चल रहा है। तो कोई पूछता है कि जीएसटी एक्ट बनाने की पावर कहाँ से आई? लिस्ट 1 से, लिस्ट 2 से, या लिस्ट 3 से? तो लिस्ट 2 लिस्ट 3 तो बिल्कुल भी नहीं है, और लिस्ट 1 से भी नहीं आया। जीएसटी एक्ट बनाने का जो पावर है वो पार्लियामेंट के पास लिस्ट 1 से नहीं आया, क्योंकि लिस्ट 1 से अगर बनता तो उसमें पार्लियामेंट का ही पावर रहता, स्टेट गवर्नमेंट का नहीं रहता। तो जैसा कि मैंने बताया कि 9 सेंट्रल टैक्स हटाकर और 8 स्टेट टैक्स को हटाकर, 9 सेंट्रल और 8 स्टेट टैक्स को हटाकर क्या बनाया गया? जीएसटी। तो जब जीएसटी हटा और इन दोनों को, और जब ये दोनों हटे और जीएसटी आया, जब पहले इनका पैसा इनको सेंट्रल गवर्नमेंट के पास जाता था, इनका पैसा इनके पास जाता था, तो जब जीएसटी बनाया गया तो इन दोनों की शर्तें थी, सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट की, अगर आपके 9 टैक्स हट रहे हैं और हमारे 8 टैक्स हट रहे हैं तो और जीएसटी बन रहा है, तो जीएसटी हम दोनों मिलकर बनाएंगे। कौन? पार्लियामेंट और स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली की। अगर आपके भी टैक्स हट रहे हैं, हमारे भी टैक्स हट रहे हैं, तो जीएसटी बनेगा। हाँ, जीएसटी बनाएंगे, लेकिन जीएसटी कौन बनाएगा? आप और हम दोनों दोनों मिलकर जीएसटी बनाएंगे। क्योंकि लिस्ट 2 में तो पावर थी नहीं, ऐसा कोई मैटर नहीं था। लिस्ट 3 में बनाते तो पार्लियामेंट प्रिवेल करता, और कोई झगड़ा क्यों करे जब उनका अपना अपना सही चल रहा है वहाँ पे। तो लिस्ट 1 में जाते तो यहाँ पे तो पार्लियामेंट तो यहाँ पे ऊपर है ही, यहाँ पे स्टेट का कोई पावर नहीं रहता, तो फिर बाद में हाथ जोड़ के पैसे मांगते रहते। तो ये हुआ
कि ठीक है आपके भी टैक्स हटेंगे, हमारे भी टैक्स हटेंगे, जीएसटी बनेगा, लेकिन जीएसटी कौन बनाएगा? दोनों बनाएंगे। तो इसके लिए क्या किया गया, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया को का को अमेंड किया गया। क्या क्या को अमेंड किया गया? कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया को अमेंड किया गया और एक आर्टिकल 246A लाया गया। जैसे ही बताया कि दोनों मिलके जीएसटी बनाएंगे, तो ना लिस्ट 1, लिस्ट 2, लिस्ट 3 कहीं भी ऐसा नहीं था पावर कि दोनों मिलके लॉ बनाएंगे। तो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया को अमेंड किया गया और आर्टिकल 246A लाया गया और इसके थ्रू पावर दिया गया पार्लियामेंट और स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली को कि आप दोनों मिलकर जीएसटी बना सकते हैं, आप दोनों मिलकर जीएसटी बना सकते हैं। तो जैसे मैंने आपको बताया था कि पहले कोई बिल होता है, फिर बाद में वो एक्ट बनता है। अब कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया को चेंज करना है या उसमें कुछ अमेंड करना है, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया को चेंज करना, उसमें कोई प्रोविज़न इंसर्ट करना है या अमेंड करना है, तो उसके लिए क्या आता है, कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल। क्या आता है, कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल। तो कौन सा अमेंडमेंट बिल लाएगा, 122। तो जी आप देख सकते हैं कि इससे पहले भी कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के प्रोविज़न को कई बार चेंज करने का बिल लाया गया है, कई बार। ये 122वां बिल था, इसको लाया गया। और जब ये 8 सितंबर 2016 को जब ये बिल पास हो गया, तो ये क्या बन गया, कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट। और ये कौन सा था, 101। देखिए मानिए कोई पहला बिल आया वो पास हो गया, दूसरा आया पास हो गया, तीसरा बिल आया वो पास नहीं हुआ, चौथा बिल आया पास नहीं हुआ, पांचवा बिल आया पास, छठा बिल आया वो पास हो गया। तो ये पहले नंबर पर हुआ, ये दूसरे पर हुआ, तो इसको क्या बोलेंगे, तीसरे नंबर पर पास हुआ, ना कि इसको बोलेंगे छठे नंबर पर। ये है 6th बिल लेकिन पास हुआ ये 3rd नंबर पर, हो सकता है ये ना पास हुए या बाद में पास हुए। दूसरी तरह कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल आया 122, 8 सितंबर 2016 को पास हुआ, कौन से नंबर पर, 101। तो और इसको पास हुआ तब एक क्या आया, एक आर्टिकल आया, आर्टिकल इंसर्ट किया 246A, और जिसने पावर दिया कि पार्लियामेंट और स्टेट असेंबली आप दोनों मिलकर जीएसटी पर लॉ बना सकते हैं। तो अब आपसे कोई पूछे कि पार्लियामेंट या स्टेट असेंबली को जीएसटी पर लॉ बनाने की पावर कहाँ से आई, जैसे इनकम टैक्स के ऊपर लॉ बनाने की पावर पार्लियामेंट को कहाँ से आई, लिस्ट 1 से आई। पुलिस पर लॉ बनाने की पावर स्टेट असेंबली को कहाँ से आई, लिस्ट 2 से आई। इनकम टैक्स लिस्ट 1 का एंट्री नंबर 82 है, जो इनकम टैक्स के ऊपर पार्लियामेंट को लॉ बनाने की पावर देता है। टोटल यहाँ पे कितनी 97 एंट्री है। तो अब आपसे कोई भी पूछे पेपर में कोई बच्चा कि पार्लियामेंट या स्टेट असेंबली को जीएसटी पर लॉ बनाने की पावर कौन से लिस्ट से आई, तो आप बोलेंगे जी नहीं, उनको जीएसटी पर लॉ बनाने की पावर किसी लिस्ट से नहीं आई, उनको जीएसटी पर लॉ बनाने की पावर आर्टिकल नंबर 246 से आई है, जो कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड करके इंसर्ट किया गया है। तो आर्टिकल 246 से इन दोनों को पावर मिलती है जीएसटी पर मिलकर लॉ बनाने की। फिर इन दोनों ने मिलकर क्या बनाया, जीएसटी लॉ बनाया। पार्लियामेंट ने बनाया सेंट्रल गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स, और स्टेट ने क्या बनाया, स्टेट गुड्स सर्विसेज टैक्स। जीएसटी की फुल फॉर्म क्या है, गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स, ठीक है, गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स, ये है जीएसटी की फुल फॉर्म। क्या है, गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। जैसे कि हमने बात किया था जीएसटी कितने टाइप्स के हैं, जीएसटी है, एक है सीजीएसटी,
एक है SGST, एक है UTGST, एक है IGST। तो इन सब के बारे में भी आगे हम डिटेल में बात करेंगे। फिलहाल आप ये समझिए कि जीएसटी पर लॉ बनाने की पावर पार्लियामेंट और स्टेट असेंबली के पास आई आर्टिकल 246A से, जो कॉन्स्टिट्यूशन को बिल 122 के तरह लाया गया था। फिर ये अमेंड होके कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट बना 101, उसके थ्रू ये आर्टिकल यहाँ पे इंसर्ट हो, जिसके पावर मिली इन दोनों को मिलकर जीएसटी पर लॉ बनाने की। राइट, आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। ये आपने नोट कर रखा है सारा, इसको भी आप नोट कर लीजिए, फिर हम आगे चलते हैं। इसको आप पॉज कर लीजिए, फिर आप इसको भी नोट कर लीजिए। ये सारी चीज़ें आपके बुक्स में लिखी हुई हैं, अभी बुक से भी बात करेंगे। आपको कोई भी बुक्स और नहीं पढ़ना है, जो आपकी ICAI की बुक्स मिली आपको उसी से आप पढ़िए, उसी से आपका पेपर आता है, उसी से आपके नंबर अच्छे आएंगे। फिर आप यहाँ इसको भी नोट कर लीजिए। और फिर यहाँ इसको भी नोट कर लीजिए। ये देखिए, जब आपने पेज नंबर 1.4 पर आएंगे, देखो एट इंटरमीडिएट लेवल क्या सप्लाई है, जीएसटी एग्जाम्पशन, बेसिक कंसेप्ट, टाइम वैल्यू, प्लेस ऑफ सप्लाई, इनपुट टैक्स रजिस्ट्रेशन, इनवॉइस, क्रेडिट नोट, डेबिट नोट, अकाउंट रिकॉर्ड, ई-वे बिल, रिटर्न, पेमेंट, रिमेनिंग प्रोविजन ऑफ द जीएसटी लॉ। जो इसके अलावा भी जो बच गया आपका सीजर, या ऐसे बहुत सारे चैप्टर से आगे जो बच गए, वो प्रोविजन ऑफ जीएसटी लॉ एंटायर कस्टम और प्लस कस्टम विल बी डिस्कस एज फाइनल लेवल। यानी कि इनके अलावा आपका जो भी बच गया कस्टम और फर्दर जीएसटी के जो भी चैप्टर्स है वो आपके कब आएंगे, फाइनल लेवल पर है आपके। आइए बात करते हैं जीनेसिस ऑफ जीएसटी इन इंडिया। देखिए पेपर में लिए इसको आप पढ़ लीजिए नॉलेज पर्पस के लिए, जैसे कि इसको हम पढ़ते रहेंगे और एक एक पॉइंट हम नोट करते रहेंगे, जो हमको सही लगेगा उसको हम साथ में नोट करते रहेंगे। तो यहाँ पे एक कॉन्सेप्ट है जीनेसिस ऑफ जीएसटी इन इंडिया। In the year 2000, the Prime Minister mooted the concept of GST and set up a committee to design a goods and services tax model for the country। यानी कि 2000 ईयर में बात स्टार्ट हुई जीएसटी बनाने की, एक कमेटी ड्राफ्ट की गई कि आप जीएसटी पे काम कीजिए। इन 2003 the central government formed a task on fiscal responsibility and budget management, which in 2004 strongly recommended fully integrated GST on national basis. Subsequently, the Union Minister Sri P. Chidambaram, while presenting the Union Budget 2006 and 2007, announced that GST would be introduced from 1 अप्रैल 2010। जैसे इन्होंने कहा कि जीएसटी पहले 1 अप्रैल 2010 से एप्लीकेबल होगा, लेकिन सिंस देन जीएसटी मिस सेवरल डेडलाइंस, लेकिन ये एप्लीकेबल नहीं हुआ, काफ़ी डिले हुआ, एंड कंटिन्यू टू बी श्राउडेड बाय द क्लाउड्स ऑफ अनसर्टेनिटी। फिर इसके बाद क्या हुआ, द टॉक ऑफ अनशेयरिंग in GST however gained momentum in the year 2014 when the NDA government tabled the Constitution 122 Amendment Bill 2014 on GST in the Parliament on 19
दिसंबर 2014। जब 2014 में जब बीजेपी गवर्नमेंट आई तब इन्होंने 122 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल कहाँ पे, लोकसभा में इंट्रोड्यूस किया। किस तारीख को इंट्रोड्यूस किया था इन्होंने, 19 दिसंबर 2014 को। ये डेट आपको याद नहीं करना है, खाली पढ़ने के लिए। द लोकसभा पास द बिल 6 मई 2015 एंड राज्यसभा ऑन 3 अगस्त 2016। Subsequent to ratification of the bill by more than 50% of the state, Constitution 122 Amendment Bill 2014 received the assent of the President on 8 September 2016। जब कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल आया तो मैंने आपको बताया था, एक होता है सिंपल वोट से पास होता है, एक होता है स्पेशल मेजोरिटी, यहाँ पे ग्रेटर देन 50% हाँ होना चाहिए। फिर यहाँ पे होता है ग्रेटर देन 75% लोकसभा राज्यसभा का। और एक होता है जिसमें लोकसभा प्लस राज्यसभा का ग्रेटर देन 75% प्लस मोर देन हाफ स्टेट का यस होना चाहिए। तो जब जीएसटी आया तो वो चेंज करने के लिए लोकसभा राज्यसभा का स्पेशल मेजोरिटी वोट चाहिए था प्लस हाफ स्टेट का यस चाहिए था। जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है कि बिल बाय मोर देन 50% ऑफ स्टेट रिसीव द एसेंट, ठीक है, यानी कि 50% ने हाँ बोल दिया, यानी कि वो लोकसभा से भी पास हो गया, राज्यसभा से भी, लोकसभा पास, राज्यसभा फिर सब्सिक्वेंट टू रेक्टिफिकेशन ऑफ द बिल, फिर बाय मोर देन 50% प्लस मोर देन 50% स्टेट ने भी हाँ बोल दिया। फिर वो क्या बन गया, फिर वो गया प्रेसिडेंट के पास। प्रेसिडेंट ने उस पर अपना एसेंट दे दिया, यानी कि अपनी साइन कर दिया, हाँ बोल दिया। कब बोल दिया, 8 सितंबर 2016। तो 8 सितंबर 2016 को कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 101 वो बन गया। जब वो आया था तो कौन सा बिल था, बिल नंबर 122, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल था 122। वो बिल कौन सा था, 122। जब प्रेसिडेंट ने उसको एसेंट दे दिया, साइन कर दिया, तो क्या बन गया, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 101। ये डेट आप याद कर सकते हैं, ये डेट इम्पोर्टेंट है। 8 सितंबर 2016 को कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल 122 एक्ट बना। On 27 March the Central GST legislation, Central Goods and Service Tax Bill 2017, Integrated Goods and Service Tax Bill 2017, Union Territory Goods and Service Tax Bill 2017, Goods and Service Tax Compensation to State Bill 2017, इसको भी नोट करते हैं। जैसे उन्होंने जीएसटी कई टाइप्स के थे, एक था हमारा जीएसटी टाइप्स सेंट्रल गुड्स एंड सर्विस टैक्स। सेंट्रल गुड्स एंड सर्विस टैक्स पहले बिल था, फिर क्या बन गया, एक्ट। फिर क्या है हमारा इंटीग्रेटेड गुड्स एंड सर्विस टैक्स, इंटीग्रेटेड गुड्स एंड सर्विस टैक्स बिल, ये क्या बन गया, इंटीग्रेटेड गुड्स एंड सर्विस टैक्स एक्ट। यूनियन टेरिटरी गुड्स एंड सर्विस टैक्स, यूनियन टेरिटरी गुड्स एंड सर्विस टैक्स बिल, ये क्या बन गया, एक्ट। फिर गुड्स एंड सर्विस टैक्स कंपनसेशन टू स्टेट बिल, ठीक है, यहाँ पे गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स कंपनसेशन टू स्टेट्स बिल। ये क्या था, जैसे बताया था 9 सेंट्रल के और 8 स्टेट के, 9 सेंट्रल के और 8 स्टेट के ख़त्म होकर क्या बना था, जीएसटी। तो स्टेट को ये डर था कि कहीं हमें नुकसान हो जाए, मान लीजिए इनको 50 मिल रहा था पहले, इनको 50 मिल रहा था,
तो हो सकता है जीएसटी बनने के बाद इनको 60 मिले और स्टेट को 40 मिले। तो उन्होंने कहा कि आप जीएसटी बनाइए, लेकिन एक कंडीशन है कि हमें नुकसान नहीं होना चाहिए। तो सेंट्रल गवर्नमेंट बोला ठीक है, अगर आपको 50 से 40 मिलेगा तो 10 रुपये हम आपको कंपनसेट करेंगे। तो उसके लिए क्या लाया गया था, गुड्स एंड सर्विस टैक्स कंपनसेशन टू स्टेट बिल। इसमें क्या था, जैसे कोई भी जैसे टोबैको हो गया या कोई भी ऐसी नशीली चीज़, तो उस पर क्या किया इन्होंने, इस पर सेस लगा दिया। क्या लगा दिया, सेस। जैसे मान लीजिए कि साल में इंडिया में जैसा कि हम बात कर रहे थे कि इनको 60, इनको 40 ना मिले तो 10 रुपये का नुकसान ना हो जाए। तो क्या हुआ, इसके लिए गुड्स एंड सर्विस टैक्स कंपनसेशन टू स्टेट बिल आएगा। इसमें क्या किया, जो भी नशीली चीज़ थी उस पर क्या किया, सेस लगा दिया। तो इसमें मान लीजिए कि अगर लोग कोई भी नशीली से टोबैको है तो इसको खरीदते हैं, तो इस पर क्या हुआ, एडिशनल सेस लगा दिया। मान लीजिए अगर 1,000 करोड़ का सेल होता है एक साल में, तो इसमें मान लीजिए 100% का सेस लगा दिया कि ये चीज़ें प्रमोट गवर्नमेंट नहीं करेगी, महंगी हो जाए। तो 1,000 करोड़ रुपए गवर्नमेंट को मिल जाएगा इससे। तो ये क्या करेंगे, अगर इनको कम पड़ता है ये वाला पैसा तो इसी से इनको ये कंपनसेट कर देंगे। तो इसके लिए ये लाया गया था। वर इंट्रोड्यूस लोकसभा पास 30 मार्च विद रिसिप्ट ऑफ प्रेसिडेंट एसेंट ऑन 12 अप्रैल 2017। CGST, IGST, UTGST और एक कंपनसेशन टू बिल, इसको किसने बनाया है, इसको बनाया है पार्लियामेंट ने। जैसे हमने एक आर्टिकल 246 ए की बात करी थी, अभी हमने इसके बारे में बात नहीं करी, एक शॉर्ट डिस्कशन किया था पीछे। तो अब ये समझिए कि पार्लियामेंट और स्टेट असेंबली जो है वो जीएसटी पे लॉ बना सकता है। तो कोई पूछे जीएसटी कितने टाइप्स के हैं, तो हम जीएसटी बोलेंगे, एक है CGST, एक है IGST, एक है UTGST, एक है कंपनसेशन टू स्टेट बिल ये वाला कंपनसेशन वाला है, और एक है SGST। तो इसके ऊपर, इन सबके ऊपर लॉ कौन बना सकता है, पार्लियामेंट। और इसके ऊपर लॉ कौन बनाएगा, स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली। कौन बनाएगा, स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली। आप फिलहाल अभी इतना समझिए। तो इन सब के ऊपर बिल किसने बनाया, पार्लियामेंट ने। लोकसभा में प्रेजेंट किया, फिर राज्यसभा में प्रेजेंट किया, फिर ये सब पास होके रिसिप्ट ऑफ प्रेसिडेंट एसेंट, मतलब ये सब बन गए, ये क्या बन गए, एक्ट। ये भी क्या बन गया, एक्ट। क्या बन गए, एक्ट। तो ये चारों क्या बन गए, एक्ट। 1 2 3 4 ये पहले बिल थे, फिर ये क्या बन गए, ये बन गए एक्ट। The enactment of Central Act was followed by the enactment of the state GST law by various state legislature. Telangana, Rajasthan, Chhattisgarh, Punjab, Goa, Bihar among the first one to pass their respective state GST law. यानी कि हर एक स्टेट ने 28 प्लस, जिसे बताया 3 यूनियन टेरिटरीज ऐसी है जहाँ पे उनका अपना स्टेट असेंबली है, तो उनको जीएसटी क्या मानता है, उनको जीएसटी मानता है स्टेट। तो कुछ कुछ ने पहले अपना जीएसटी बना लिया, 30 जून तक बना लिया, पास दिया जीएसटी लो बाय 30 जून 2017। फिर कुछ ने बाय 30 जून 2017 नहीं, द इनेक्टमेंट ऑफ सेंट्रल एक्ट वॉज फॉलोड बाय इनेक्टमेंट ऑफ स्टेट जीएसटी लो बाय वेरियस स्टेट तेलंगाना, राजस्थान, छत्तीसगढ़, गोवा एंड बिहार वर अमंग द फर्स्ट वन टू पास देयर रिस्पेक्टिव स्टेट लो बाय 30 जून 2017। ऑल स्टेट एंड यूनियन टेरिटरी हैड पास देयर रिस्पेक्टिव SGST UTGST एक्ट एक्सेप्ट जम्मू एंड कश्मीर। तो क्या हुआ, इन सब ने, तो इसमें 28 प्लस 3 की 31, तो इसमें 30 प्लस 1 जम्मू एंड कश्मीर, तो एक है 30 प्लस 1 31 कौन सा, जम्मू एंड कश्मीर। तो इन्होंने अपना 30 जून तक अपना पास कर लिया, और फिर जीएसटी कब से एप्लीकेबल हुआ, 1 जुलाई 2017 से। और जम्मू एंड कश्मीर ने कब तक पास किया, 8 जुलाई 2017
तो यहाँ पे इनका कब से हुआ, 8 जुलाई 2017 से। तो हमने क्या समझा कि जीएसटी कैसे आया। जीएसटी पहले बहुत सारी डेट्स हैं, लेकिन वो डेडलाइंस हटते हटते वो डेट्स क्या हुआ, 122 CAB आया, ठीक। फिर ये धीरे धीरे सब पास हुआ, लोकसभा राज्यसभा हाफ एंड स्टेट। फिर 8 सितंबर 2016 को CAA 101 ये बना, कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 101। फिर यहाँ से आर्टिकल 246A आया, जिसे पावर मिली पार्लियामेंट और स्टेट असेंबली को लॉ बनाने की जीएसटी पर। तो पार्लियामेंट ने लॉ किसको बनाया, 1 2 3 4, यानी कि 1 2 3 4 इन चारों पर लॉ बनाया पार्लियामेंट ने। पावर कहाँ से आई, आर्टिकल 246A से। इस पर लॉ कौन बनाएगा, SLA लॉ बनाएगा। इसको पावर कहाँ से मिली, 246A से। अभी हम 246A डिटेल में पढ़ेंगे, इसको डिटेल में आगे। तो कितने स्टेट है टोटल, 31 जीएसटी के लिए। इन्होंने पहले पास कर लिया अपना SGST, तो 1 जुलाई 2017 से पूरे इंडिया पर, और 8 जुलाई 2017 से जम्मू एंड कश्मीर पर, यानी कि 8 जुलाई से पूरे इंडिया पे जीएसटी एप्लीकेबल हो गया था। तो ये एक आपका छोटा सा डायग्राम बना हुआ है। इस पर भी जो ऊपर लिखा वही चीज़ कि 2000 में स्टार्ट हुआ, ठीक, कि जीएसटी लाना चाहिए। कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल 122 लोकसभा में आया था। फिर धीरे धीरे 101 अमेंडमेंट एक्ट बना। फिर इसके बाद काउंसिल मीटिंग हुई, जीएसटी काउंसिल के बारे में बात करेंगे। रिकमेंड जीएसटी काउंसिल रिकमेंड CGST, SGST, IGST। अभी 246A पढ़ेंगे तो वहाँ पे सारा आपको क्लियर हो जाएगा। फिर CGST, IGST, UTGST कंपनसेशन एक्ट पास हुआ। फिर जीएसटी काउंसिल ने रिकमेंड किया रूल्स, जैसे मैंने बताया था एक्ट होता है प्लस रूल्स होते हैं। एक्ट में लिखा है कि आपको जीएसटी अगर आप सेल करते हैं, रजिस्ट्रेशन लेते हैं जीएसटी में, तो आपको रिटर्न भरना है और पेमेंट करना है। तो पेमेंट करने रिटर्न भरना है तो कौन सा फॉर्म भरेंगे आप, GSTR 1, GSTR 3B, ठीक है। और आप कौन सा फॉर्म भरेंगे, जैसे DRC 01, DRC 03, ऐसे बहुत सारे फॉर्म्स हैं, सबका अलग अलग काम है, अलग अलग बिजनेस के लिए अलग अलग रिटर्न्स हैं। तो ऐसे फॉर्म्स भी रूल्स भी इंट्रोड्यूस हुए, रूल्स में फॉर्म्स इंट्रोड्यूस हुए। और फिर ऑल स्टेट एक्सेप्ट JNK पास देयर SGST एक्ट, यानी कि 30 जून तक सब लोगों ने पास कर लिया था, जैसे यहाँ पे मेंशन था। बाय 30 जून 2017 ऑल स्टेट्स यूनियन टेरिटरी हैज पास देयर रिस्पेक्टिव SGST UTGST एक्सेप्ट JNK, यानी कि JNK ने कब पास किया था, JNK ने पास किया था अपना पास बाय JNK 8 जुलाई 2017 को। तो ऐसे 1 जुलाई और 8 जुलाई से पूरे इंडिया पर जीएसटी एप्लीकेबल हो गया था। अब भाई हम बात करते हैं अपने कुछ न्यू आर्टिकल्स के बारे में। जैसे कि हमने आर्टिकल 245 पहले पढ़ा था, जिसमें पार्लियामेंट स्टेट असेंबली के पास है लॉ बनाने की पावर। 246 पढ़ा था, जिसमें पावर डिवाइड किया गया था, लेकिन जीएसटी बनाने की पावर पार्लियामेंट और स्टेट असेंबली दोनों के पास है। पावर उनको कहाँ से मिलती है, लिस्ट 1 से। नहीं नहीं सर, लिस्ट 1 से नहीं, लिस्ट 1 में तो पार्लियामेंट लॉ बनाएगा। इनको पावर मिलती है आर्टिकल 246A से। और 246 से कैसे आया था, कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 101 जब पास हो गया था बिल, तो एक्ट बना 101। 122 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट जब पास हुआ तो बना कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 101, और इसके थ्रू एक नया आर्टिकल इंसर्ट किया 246A, और उसने पावर दिया पार्लियामेंट और स्टेट असेंबली को मिलकर जीएसटी पर लॉ बनाने के लिए। और फिर पार्लियामेंट ने अपनी पावर यूज़ करके बनाया 1 2 3 4, ये 4 एक्ट बनाए। 1 2 3 4 ये 4 एक्ट बनाए, और स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली ने अपना पावर यूज़ करके SGST एक्ट बनाया। क्या बनाया, SGST एक्ट। इसको भी आप नोट कर लीजिए, फिर हम आगे चलते हैं।
यहाँ से नीचे आएंगे तो ये आपका आता है GST इज ए पाथ ब्रेकिंग इनडायरेक्ट टैक्स रिफॉर्म विच अटेम्प्ट टू क्रिएट ए कॉमन नेशनल मार्केट। GST has subsumed multiple indirect tax like excise duty, service tax, VAT, GST, luxury tax, entertainment tax, entry tax, जैसा हमने पढ़ा था पीछे। VAT and GST are often used interchangeably as the latter denotes comprehensive VAT by the coverage of goods and services. France was the first country to implement VAT GST in 1954. तो आपका पेपर में MCQ आ सकता है, फर्स्ट कंट्री टू इंट्रोड्यूस्ड GST। तो इसका आंसर क्या होगा? वैट एंड GST आर यूज्ड इंटरचेंजेबली। ठीक है, कभी कभी वैट को या GST को वैट पढ़ लेते हैं, ठीक है, तो इसमें मत जाइए, इंटरचेंजेबली वर्ड हम यूज़ कर लेते हैं। फ्रांस वॉज द फर्स्ट कंट्री टू इम्प्लीमेंट वैट या GST in 1954। तो यहाँ पे क्या होगा? फ्रांस। कौन सा सन? 1954 में फर्स्ट कंट्री थी। Presently, more than 160 countries have implemented VAT GST in some form or other because this tax has the capacity to raise revenue in the most transparent and neutral manner। तो देखा जाए तो आज के डेट में मोर देन 160 कंट्री यूजिंग GST। ठीक है, GST 160 कंट्री से भी ज़्यादा आजकल आज कंट्री में GST लोग लगा रहे हैं। जब गवर्नमेंट ने GST इंट्रोड्यूस किया था तो उसने सोचा भी नहीं था इंडियन गवर्नमेंट ने कि उनको GST से कितना रेवेन्यू होगा। आप मान के चलिए आज मंथली रेवेन्यू जो है मोर देन 1,50,000 करोड़, 1,50,000 करोड़ से मंथली रेवेन्यू है GST से। तो ये इसको 12 से मल्टीप्लाई करेंगे, 1.5 लाख मल्टीप्लाई 12, तो ये लगभग 18 लाख करोड़ से भी ज़्यादा रेवेन्यू आज गवर्नमेंट को जनरेट होता है GST से। Most of the countries follow unified GST, a single tax applicable throughout the country. However, in federal polities like Brazil and Canada, a dual GST system is prevalent। यानी कि जैसे मैंने पीछे आपको बताया था, इंडिया फॉलो फेडरल स्ट्रक्चर ऑफ गवर्नमेंट। फेडरल स्ट्रक्चर यानी कि इंडिया में डुअल गवर्नमेंट कॉन्सेप्ट चलता है, एक है सेंट्रल गवर्नमेंट, एक है स्टेट गवर्नमेंट। जब इंडिया बना था तो पहले बहुत सारे स्टेट थे, तो ये सारे स्टेट मिलकर क्या बने? इंडिया बना। तो हर स्टेट अगर पावर सेंट्रल गवर्नमेंट के पास चली जाती तो पूरे इंडिया के लिए लॉ कौन बनाता? सेंट्रल गवर्नमेंट। तो स्टेट की कोई पावर ही नहीं रह जाती। तो क्या किया कि एक काम करते, दो गवर्नमेंट, एक सेंट्रल गवर्नमेंट एक स्टेट गवर्नमेंट, कुछ मैटर पर आप लॉ बनाएंगे तो इंडिया पर एप्लीकेबल, और अपने अपने स्टेट के लिए ये कुछ मैटर पर ये लॉ बनाएंगे जो इनके स्टेट पर एप्लीकेबल होगा। तो कौन सी गवर्नमेंट फॉलो हुई? डुअल कॉन्सेप्ट गवर्नमेंट की फेडरल स्ट्रक्चर ऑफ गवर्नमेंट इंडिया फॉलो करते हैं। यहाँ पे दो टाइप्स की गवर्नमेंट साथ चलते हैं, एक सेंट्रल गवर्नमेंट एक स्टेट गवर्नमेंट, दोनों के पास पावर है। तो इसलिए यहाँ पे लिखा हुआ है कुछ कंट्रीज है जहाँ पे सिंगल टाइप गवर्नमेंट है तो वहाँ पे यूनिफाइड GST है, और कुछ जहाँ फेडरल पॉलिटीज़ है लाइक ब्राज़ील, कनाडा, इंडिया, यहाँ पे डुअल गवर्नमेंट कॉन्सेप्ट यानी कि फेडरल स्ट्रक्चर फॉलो करते हैं। तो यहाँ पे क्या है? डुअल GST सिस्टम, यानी कि सेंट्रल गवर्नमेंट यानी कि पार्लियामेंट भी GST बनाता है। उसने क्या बनाया था? CGST, UTGST, IGST और एक कंपनसेशन वाला, और इसमें उन्होंने क्या बनाया था? SGST। अंडर डुअल सिस्टम GST लिवाइड बाय बोथ फेडरल एंड स्टेट, यानी कि दोनों गवर्नमेंट के द्वारा GST लगाया जाता है, सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट। पार्लियामेंट ने बना दिया, इंप्लीमेंट कौन करेगा? सेंट्रल गवर्नमेंट। SLA ने बना दिया, इंप्लीमेंट कौन करेगा? स्टेट गवर्नमेंट।
यानी कि जीएसटी लिवाइड बाय बोथ फेडरल एंड स्टेट गवर्नमेंट। इंडिया हैज अडॉप्टेड डुअल जीएसटी मॉडल बिकॉज ऑफ इट्स फेडरल नेचर। कोई आपसे पूछे तो आप बता देना इंडिया फॉलो डुअल मॉडल, डुअल जीएसटी मॉडल। इंडिया फॉलो डुअल जीएसटी मॉडल बिकॉज ऑफ इट्स फेडरल नेचर। फेडरल नेचर क्या होता है? जब डुअल गवर्नमेंट कॉन्सेप्ट होता है तो उसको बोलते हैं फेडरल नेचर, फेडरल स्ट्रक्चर ऑफ गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट। ये भी इम्पोर्टेंट है, ये भी क्वेश्चन आपका पेपर में आ सकता है 1 नंबर का, कि इंडिया फॉलो डुअल जीएसटी मॉडल, क्योंकि यहाँ पे फेडरल नेचर ऑफ गवर्नमेंट यानी कि फेडरल स्ट्रक्चर है, डुअल कॉन्सेप्ट, डुअल गवर्नमेंट कॉन्सेप्ट है इंडिया में। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। लाइक कमेंट भी कीजिएगा, आप सब्सक्राइब भी कीजिएगा। इसको भी आप नोट कर लीजिए। पॉज कर लिया आपने? इसको भी आप नोट कर लीजिए। पॉज कर लीजिए और नोट कर लीजिए आप। इसको भी आप नोट कर लीजिए। तो यहाँ पे आप सर्च करेंगे जीएसटी रेवेन्यू इंडिया, तो यहाँ पे लिखा हुआ 1,62,712 करोड़ रुपए था सितंबर 2023 में। इसमें सीजीएसटी से इतने रुपए थे, ऑलमोस्ट 30,000 करोड़, एसजीएसटी से थे लगभग 37,500 करोड़ रुपए, आईजीएसटी से 83,000 करोड़ रुपए, इंक्लूडिंग कितना कलेक्टेड ऑन इम्पोर्ट ऑफ गुड्स एंड सेस। देखिए सेस, सेस से कितना पैसा है? 11,613 करोड़ रुपए। इसके हम नीचे आएंगे यहाँ पे, तो ये इस वेबसाइट पे आप जाएंगे जीएसटी काउंसिल। अभी जीएसटी काउंसिल के बारे में बात करें, देखिए यहाँ पे लिखा नवंबर 23, अक्टूबर 23, सितंबर 23। तो ऐसे एक को डाउनलोड करते हैं नवंबर 23 का, ठीक है। यहाँ मैंने डाउनलोड कर लिया, इसको डाउनलोड हो जाते हैं नवंबर 23। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है अप्रैल 22-23, अप्रैल 23-24। ये ब्लू वाला है पुराने साल का, ये है नए साल का। देखिए पिछले साल में इतना था लगभग 1,60,000, इस बार लगभग 1,80,000 क्रॉस कर गया है। मई महीने पिछली बार था 1,40,000, इस बार है लगभग 1,60,000। तो आप देखेंगे मंथ ऑन मंथ, ईयर ऑन ईयर जो जीएसटी का रेवेन्यू वो इंक्रीज हो रहा है। तो अप्रैल महीने में 22-23 में था 1,60,000 करोड़, ये सारी फिगर्स करोड़ में। और अप्रैल 23-24 में कितना था? 1,80,000 करोड़ पे। आप तो देखेंगे कि कैसे जीएसटी का रेवेन्यू बढ़ता जा रहा है। ये देखिए 1,67,000 यानी कि 1,68,000 करोड़ रुपए, 1,72,000 करोड़ रुपए, 1,62,712 करोड़ रुपए। तो कुल मिला देखेंगे तो 1.5 लाख करोड़ रुपए से ज़्यादा है। तो 18-20 लाख करोड़ रुपए हर साल का गवर्नमेंट का रेवेन्यू है जीएसटी से। तो ये सारी फिगर्स आप अवेलेबल हैं
गूगल पर आप इसको सर्च कर सकते हैं, और कौन से स्टेट से कितना आया है, ठीक है, वो भी आप देख सकते हैं इसमें। ये सब आप पढ़ सकते हैं। ये आपने नोट कर लिया। एक पेज का नाम देते हैं हम लोग आर्टिकल, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया आर्टिकल। तो जो जो आर्टिकल पढ़ते जाएंगे वो यहाँ पे हम नोट करते जाएंगे। अभी तक हमने कौन सा आर्टिकल पढ़ लिया है? आर्टिकल 245 क्या रहता है? पावर टू पार्लियामेंट एंड स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली टू मेक लॉ। और एक आर्टिकल में क्या पढ़ा था? आर्टिकल 246। ये क्या करता है? इन दोनों के बीच में लड़ाई ना हो इसलिए ये शेड्यूल 7 शेड्यूल, इसमें है लिस्ट 1 2 3, जिसके थ्रू ये पावर या मैटर डिवाइड करता है बिटवीन पार्लियामेंट एंड स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली टू मेक लॉ। जो जो आर्टिकल हम पढ़ते जाएंगे वो यहाँ पे हम एक आर्टिकल और है, आर्टिकल 265। छोटा सा आर्टिकल, ये क्या बोलता है? अगर नो लो नो टैक्स, अगर लो नहीं है तो टैक्स नहीं लगा सकते। टैक्स लगाने के लिए उसके पीछे एक वैलिड लॉ होना चाहिए। ऐसा नहीं कि कल आप कहीं भी चल रहे हैं तो आपके ऊपर चलने के ऊपर टैक्स लगा दे। कल गवर्नमेंट प्रोजेक्ट चल रहे हैं, आप टैक्स दीजिए। आप पढ़ रहे हैं, आप पढ़ाई पे टैक्स दीजिए। आप लिख रहे हैं, आप लिखने पे टैक्स दीजिए। आप यूट्यूब की वीडियो देख रहे हैं तो इस पर आप टैक्स दीजिए। ऐसा नहीं है, कोई भी टैक्स लगाने के लिए उसके पीछे एक वैलिड लॉ होना ज़रूरी है। तो ये 3 आर्टिकल हमने अभी तक पढ़े हैं, और आर्टिकल 246 का शॉर्ट डिस्कशन किया है, उसके बारे में भी डिटेल में डिस्कशन करेंगे आगे। इसको भी आप नोट कर लीजिए। 1-2 पेज हम छोड़ देंगे जिस पे हम आर्टिकल्स ही नोट करेंगे। देखिए आपका पेज नंबर है, यहाँ पे आप आएंगे पेज नंबर 1.31 चैप्टर 1 का। यहाँ पे कुछ कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन, आइए इसके बारे में पढ़ लेते जो हमने पढ़ा है अभी तक। तो यहाँ पे आप पढ़ेंगे इंडिया हैज़ 3 टायर फेडरल स्ट्रक्चर, यूनियन गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, लोकल गवर्नमेंट। ये हमको पता है। पावर लेवी टैक्स एंड ड्यूटीज इज डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग 3 टायर्स ऑफ गवर्नमेंट इन अकॉर्डेंस विद द प्रोविजन ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इज द सुप्रीम लॉ ऑफ इंडिया। अगर कोई भी लॉ कॉन्स्टिट्यूशन इंडिया को ऊपर जाके बनता है, यानी कि कॉन्स्टिट्यूशन इंडिया की बातें नहीं मानता है, तो उसको हम इनवैलिड लॉ कहेंगे। उस लॉ को हम नहीं मानेंगे। सबसे ऊपर है, सुप्रीम कौन है? कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। तो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया अगर ऊपर है तो सारे लॉ इसके अंडर में बनने चाहिए। कोई भी ऐसे लॉ में बातें लिखी हुई हैं या इसको ओवर राइट करती कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया को, तो उसको इनवैलिड मान लेंगे। तो यहाँ पे ये भी आप नोट कर लीजिए, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इज द सुप्रीम लॉ ऑफ
इंडिया, इसमें लिखा हो कि हमारा इंडिया कैसे चलेगा, इसमें कौन कौन होगा, सब कुछ इसी में लिखा हुआ है। इसमें क्या है, प्रीएम्बल्स, इट कंसिस्ट ऑफ प्रीएम्बल्स 25 पार्ट्स कंटेनिंग 448 आर्टिकल्स एंड 12 शेड्यूल्स। जैसे एक बुक होती है, इसमें कई सारे चैप्टर होते हैं, चैप्टर 1, चैप्टर 2, चैप्टर 3, चैप्टर 4। तो वैसे जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया है, इसमें टोटल कितने पार्ट्स हैं, टोटल 25 पार्ट्स हैं। कितने पार्ट्स हैं, और इन 25 पार्ट्स में कितने आर्टिकल्स हैं, टोटल 448 आर्टिकल्स हैं। कितने, 448 आर्टिकल्स। और कितने टोटल शेड्यूल्स हैं, टोटल 12 शेड्यूल्स है, जिसमें से हमने एक शेड्यूल पढ़ा है। कौन सा शेड्यूल पढ़ा है हमने, आर्टिकल 246 में शेड्यूल 7 पढ़ा है, जिसमें 3 लिस्ट है, लिस्ट 1, लिस्ट 2, लिस्ट 3। एक शेड्यूल हमने पढ़ा है। ये शेड्यूल क्या होता है, जैसे आपने कंपनीज एक्ट 2013 पढ़ा होगा, तो उसमें क्या होता है कि कोई भी कंपनी बैलेंस शीट बनाएगी शेड्यूल 3 के हिसाब से। तो मान लीजिए वो शेड्यूल 3 ना होता, तो मान लीजिए ये लाइन लिखी है यहाँ पे, बोला कंपनी बनाएंगी बैलेंस शीट शेड्यूल 3 के हिसाब से। फिर पूरे शेड्यूल 3 का फॉर्मेट क्या होता है, कैसे होता है, ठीक है, पूरा फॉर्मेट बनाओ। फिर कहीं आगे प्रोविज़न लिखा हुआ है 4 पन्ने बाद कंपनी बैलेंस शीट बनाएगी, फिर पूरा बैलेंस शीट का फॉर्मेट। तो क्या किया, जो चीज़ें बार बार रिपीट होती हैं, जो चीज़ें बार बार रिपीट होती हैं, तो उनको शेड्यूल में डाल दिया। तो क्या वो बैलेंस शीट का पूरा फॉर्मेट, फिक्स एसेट क्या होता है, करंट एसेट क्या होता है, क्रेडिटर, डेटर, जो भी है वो सारा कुछ उठा के एक शेड्यूल में डाल दिया। उसका नाम क्या दिया वहाँ पे, शेड्यूल 3। और उसको क्या, शेड्यूल क्या होता है, जो बुक खत्म होती है तो उसके लास्ट में उसको लगा देते हैं। तो अब कहीं भी बैलेंस शीट बनानी है तो बोल देंगे बैलेंस शीट बनाएगी शेड्यूल 3 के हिसाब से। अब जाके शेड्यूल 3 रेफर कीजिए क्या है, कंपनी बैलेंस शीट बनाएगी शेड्यूल 3 के हिसाब से। तो मान लीजिए एक शेड्यूल 3 में मान लीजिए बैलेंस शीट का पूरे 10 पेज का है, तो वो 100 बातें लिखी होती, तो 1000 पन्ने तो वैसे ही बढ़ जाते कंपनीज एक्ट में। तो क्या किया, उस 10 जो बैलेंस शीट है 10 पेज का, उसको शेड्यूल 3 में डाला, और कहीं भी आएगा उसको शेड्यूल 3 का रेफरेंस दे देंगे। तो सारा जो चीज़ें बार बार रिपीट होती है उसको शेड्यूल्स में डाल देते हैं। तो ये पढ़ते हैं, ये भी आपका इम्पोर्टेंट है, पेपर में क्वेश्चन आ सकता है आपका। कितने पार्ट्स हैं कॉन्स्टिट्यूशन में, कितने आर्टिकल्स हैं, कितने शेड्यूल्स हैं। 25 पार्ट कंटेनिंग 448 आर्टिकल्स, प्रीएम्बल्स, 12 शेड्यूल्स। कंसिस्ट ऑफ प्रीएम्बल, यहाँ पे प्रीएम्बल भी है, प्रीएम्बल। पावर टू लेवी and collect tax, whether direct or indirect, emerged from the Constitution of India. In case any tax law, be it an act, rule, notification, order, is not in conformity with the Constitution, it is called ultra vires the Constitution and is illegal and void. इनकम टैक्स एक्ट की पार्लियामेंट लॉ बनाता है, पावर कहाँ से मिली, आर्टिकल 246 शेड्यूल 7 लिस्ट 1 एंट्री नंबर 82। तो पावर कहाँ से मिली, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया से। तो कोई भी एक्ट या लॉ बनता है जो कि ओवर राइड करता है, यानी कि वो कॉन्स्टिट्यूशन इंडिया में नहीं लिखा हुआ और आप उसको ले आए, तो जैसे कोई भी एक्ट या लॉ बनता है जो यहाँ पे नहीं लिखा कॉन्स्टिट्यूशन इंडिया में, वो उसको ओवर राइड करता है, तो वो क्या हो जाएगा, इलीगल और वाइड हो जाएगा। The basic provision of Constitution is essential for understanding the genesis of the various taxes being imposed in India. The significant provision of Constitution relating to taxation are Article 265, क्या बोलता है, नो टैक्स शैल बी लेवाइड और कलेक्ट एक्सेप्ट बाय अथॉरिटी ऑफ लॉ। अगर कोई प्रॉपर अथॉरिटी नहीं है, प्रॉपर लॉ नहीं है, तो हम कोई भी टैक्स ना लगा सकते हैं, लेवाइड मतलब लगाना होता है, ना ही कलेक्ट कर सकते हैं। The term authority of law means that tax proposed to be levied must be within the legislative competence of the legislature imposing the tax. फिर हमने पढ़ा था आर्टिकल 245,
क्या बोलता है, पावर ऑफ इनेक्टिंग द लॉ इज कन्फर्ड ऑन द पार्लियामेंट और लेजिस्लेटर ऑफ ए स्टेट बाय आर्टिकल 245 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। Subject to the provision of the Constitution, Parliament may make law for the whole or any part of the territory of India। चाहे पार्लियामेंट इंडिया पूरे इंडिया के लिए लॉ बनाए, चाहे किसी पार्ट के लिए लॉ बनाए, ये पावर इसको आर्टिकल 245 से मिलता है। लेजिस्लेचर ऑफ स्टेट यानी कि स्टेट लेजिस्लेचर असेंबली मेक लॉ फॉर द होल और एनी पार्ट ऑफ द स्टेट, वो अपने किसी स्टेट और स्टेट के पार्ट के लॉ बना सकता है। No law made by Parliament shall be deemed to be invalid on the ground that it would have extra territorial operation। मान लीजिए कोई पर्सन फॉरेन में इनकम अर्न करता है और गवर्नमेंट टैक्स बना दिया कि अगर आप फॉरेन में इनकम अर्न करते हो तो आपके ऊपर टैक्स लगेगा, तो आप चैलेंज नहीं कर सकते कि आप इंडिया से बाहर जाके पार्लियामेंट ने लॉ बनाए तो वो इनवैलिड हो जाएगा। तो यहाँ पे लिखा नो लॉ मेड बाय पार्लियामेंट शैल बी डीम्ड टू बी इनवैलिड ऑन द ग्राउंड दैट इट वुड हैव एक्स्ट्रा टेरिटोरियल ऑपरेशन। फिर आर्टिकल 246 हमने पढ़ा था, इट कंटेन 3 लिस्ट, लिस्ट 1, लिस्ट 2, लिस्ट 3। ये क्या करता है, पावर डिवाइड करता है पार्लियामेंट और स्टेट लेजिस्लेचर असेंबली के बीच में कि आप लोग बना सकते हैं। इट कंटेन द मैटर इन रिस्पेक्ट ऑफ विच पार्लियामेंट हैज़ द एक्सक्लूसिव राइट टू मेक लॉ, एक्सक्लूसिव राइट है। स्टेट के लिस्ट में कंटेन मैटर रिस्पेक्ट विच द स्टेट गवर्नमेंट हैज़ एक्सक्लूसिव राइट टू मेक लॉ, state legislative assembly। Concurrently, it contains the matter in respect of which both central and state government have power to make law, यानी कि पार्लियामेंट और स्टेट असेंबली दोनों ही मिलकर लॉ बना सकते हैं, लेकिन यहाँ पे पार्लियामेंट सुप्रीम होगा। तो कुछ लिखे हुए एंट्रीज के बारे में, जैसे इनकम टैक्स का एंट्री नंबर 82 यूज़ करके हमने देखा था, इनकम टैक्स अदर देन एग्रीकल्चर इनकम, एग्रीकल्चर इनकम पर पार्लियामेंट लॉ नहीं बना सकता। किसने लॉ बनाया था, टैक्स ऑन इनकम पर पार्लियामेंट ने क्या उनसे एक्ट बनाया था, टैक्स बनाया था, इनकम टैक्स एक्ट बनाया था एंट्री नंबर 82 यूज़ करके। 83 में लिखा था ड्यूटीज ऑफ कस्टम, ठीक है, लिखा हुआ है। Power to levy goods and service tax has been conferred by Article 246A of the Constitution, which was instituted by Constitution 101 Amendment Act 2016। जैसे कि जीएसटी बनाने की पावर पार्लियामेंट और स्टेट लेज असेंबली के पास कहाँ से आती है, आर्टिकल 246A, और इसको इंसर्ट किया गया था कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड करके। कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल 122 आया था, फिर वो पास हुआ तो क्या बन गया, कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 101, जो 8 सितंबर 2016 को एक्ट बन गया। फिर आर्टिकल 246 से आया, जिससे दोनों को पावर मिली। Before discussing the significant provision of the Constitution 101 Amendment Act 2016, let us first understand why there arose a need for such constitutional amendment। तो आपको पता है कि दोनों की, इनके 9 सेंट्रल टैक्स जा रहे थे सेंट्रल गवर्नमेंट के, स्टेट के 8, अगर सारी पावर पार्लियामेंट को मिल जाती तो ये हाथ जोड़ते, पैसे मांगते कि पैसे दो पैसे दो। तो उन्होंने क्या किया, ठीक है आप हटाइए, लेकिन एक्ट ऐसा बनाए कि जिसमें हम दोनों मिलकर लॉ बनाएंगे। जैसे इंडिया फेडरल स्ट्रक्चर फॉलो करता है, तो दोनों 9, इनके 9 और इनके 8 हट के स्टेट के जीएसटी बना। जीएसटी किसने बनाया, पार्लियामेंट और स्टेट असेंबली दोनों ने मिलकर बनाया, ताकि दोनों के बीच में लड़ाई ना हो, और कोई भी अगर दिक्कत आता है तो उसके लिए जीएसटी काउंसिल बनाया गया, वो इनकी प्रॉब्लम सोल्व करेगा। पैसे कम मिलते हैं तो कंपनसेशन एक्ट बनाया था, जो उनको कंपनसेट करेंगे सेंट्रल गवर्नमेंट अगर स्टेट को पैसे कम मिलते हैं। सारी बातें हमने कर रखी है। अब हम आर्टिकल्स के बारे में बात करेंगे आगे चल के डिटेल में, और जीएसटी के बारे में और बातें करेंगे। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा, ये आपने नोट कर लिया होगा। थैंक यू। आज की क्लास यहीं पे ख़त्म करते हैं। ये आपने ये एक पेज 2 पेज आप छोड़ देना आर्टिकल के लिए, ओके, तो हम नोट कर लेना।